एक वीआईपी बंगला, 24 घंटे की सिक्योरिटी और कबाड़ के ढेर में छिपाए हुए 15 करोड़ रुपए। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना, लेकिन यह हकीकत है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर जब ये भारी रकम मिली तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता ये पैसे यहाँ कैसे आए। क्या वाकई मुमकिन है कि आपकी नाक के नीचे 15 करोड़ रुपए छिपे हों और आपको भनक तक न लगे? आज कानून प्लस पर हम पर्दा उठाएंगे भारतीय न्यायपालिका के उस काले अध्याय से जिसने सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक कबाड़ घर ने देश के एक बड़े जज का करियर खत्म कर दिया और क्यों सुप्रीम कोर्ट को पहली बार इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि कानून और साख की जंग का है। इस सनसनीखेज मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए देखें हमारा ये विशेष वीडियो। और हाँ, अगर आप इस केस की बारीकियों और इम्पीचमेंट की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहते हैं तो फुल पॉडकास्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाकर देखें और अपनी राय कमेंट्स में बताएं। एक आधिकारिक वीआईपी आवास जहां 24 घंटे सुरक्षा होती है, वहां कोई अज्ञात व्यक्ति 15 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम एक सामान्य कबाड़ घर में क्यों और कैसे छोड़ जाएगा? वही तो। और अगर छोड़ भी गया तो घर के मालिक को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? कोई 15 करोड़ रुपए कबाड़ में क्यों छोड़ेगा? ये किसी रहस्यमयी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। हाँ, जहां आपको अचानक एक खजाना मिल जाता है लेकिन आप कहते हैं कि आपको नहीं बताए कहां से आया। जो तस्वीरें सार्वजनिक की गईं, उनमें साफ दिख रहा था कि नकदी को बाकायदा छिपाकर रखा गया था। वो कोई सामान्य कबाड़ नहीं था। बिल्कुल। और इस बेतुके तर्क ने सिस्टम को यह संदेश दे दिया कि मामला केवल संदेह का नहीं है बल्कि बहुत गहरे कदाचार का है। और इसके बाद जांच के दो बहुत ही जटिल रास्ते खुल गए। घटना के तत्काल बाद का समय बहुत तेजी से बदला। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बिना कोई समय गंवाए 3 वरिष्ठ जजों की एक इन हाउस कमेटी का गठन कर दिया। ये जो इन हाउस कमेटी होती है, ये न्यायपालिका का अपना आंतरिक तंत्र है, राइट? हाँ, ये कमेटी तय करती है कि क्या आरोप इतने गंभीर हैं कि उन पर आगे की कार्यवाही की जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय भी लिया गया। उनका तबादला कर दिया गया था। सही कहा। जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया। लेकिन इससे भी बड़ा कदम ये था कि उनसे सारा न्यायिक कामकाज वापस ले लिया गया। सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि तकनीकी रूप से वो अभी भी एक जज थे। उन्हें वेतन मिल रहा था लेकिन उनके पास सुनवाई के लिए कोई केस नहीं था, कोई अदालत नहीं थी। यह एक तरह का न्यायिक अलगाव था। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे किसी छात्र को क्लास से सस्पेंड कर दिया गया हो लेकिन उससे स्कूल से पूरी तरह निकालने की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी हो। बहुत सटीक उदाहरण है। फिर मई 2025 का समय आता है जो इस कहानी का एक बड़ा मोड़ है। उस इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इस रिपोर्ट में एक बहुत ही भारी भरकम कानूनी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंशियल एविडेंस, यानी मजबूत अनुमानात्मक साक्ष्य। हाँ। तो इस शब्द का असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इस कानूनी शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इन्फ्रेंशियल एविडेंस या अनुमानात्मक साक्ष्य का मतलब ये है कि हालांकि समिति के पास कोई ऐसा सीधा वीडियो या रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें जज को रिश्वत लेते हुए देखा जा सके, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो केवल और केवल अपराध की ओर ही इशारा करती हैं। कानून में इसे ऐसे समझा जाता है कि जब आपके व्यक्तिगत नियंत्रण वाली जगह से 15 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति मिलती है और आप उसका कोई तार्किक या वैध स्रोत नहीं बता पाते हैं। एग्जैक्टली। तो कानून ये अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र है कि ये रकम अवैध तरीके से ही आई है। ये एक बहुत ही मजबूत आधार होता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ने उन्हें पद से इस्तीफा देने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस की वो सलाह मानने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब जब व्यवस्था का मुखिया कह रहा हो कि सबूत आपके खिलाफ हैं, आप सम्मानजनक तरीके से हट जाएं और आप मना कर दें, तो मामला न्यायपालिका की आंतरिक चारदीवारी से बाहर निकल जाता है। और यहीं से ये पूरा विवाद संसद के गलियारों में पहुंच गया। हाँ, चीफ जस्टिस के पास जब आंतरिक विकल्प खत्म हो गए तो उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दी। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद अगस्त 2025 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जजेस इंक्वायरी एक्ट
1968 के तहत उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई और यहीं से ये मामला उस इम्पीचमेंट जोन या महाभियोग के दायरे में प्रवेश कर गया। लेकिन यहाँ एक बात जो बहुत खटकती है वो है समय का अंतर। कैसा अंतर? मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।